जो सोसाइटल फिट गुड गर्ल होती है ना, उसकी इमेज को कभी ब्रेक नहीं करना चाहती थी। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, इंडिया में 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट। स्कूल जो है वो मार्क्स की बात करता है, कॉलेज डिग्री की बात करता है, और करियर जो है मतलब वो आपको परफॉर्मेंस की बात करता है। और लाइफ जो है ना, वो इन तीनों की बात नहीं करती, वो कुछ अलग ही बात करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, फियर, ये सब आगे चल के और बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि लाइफ में कभी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी अगर आप EQ डेवलप हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होने वाला। बट इसका सिंपल मतलब ये है, हाउ यू मैनेज द एडवर्स सिचुएशंस इन लाइफ। मतलब लाइफ में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करोगे, और क्या पॉजिटिव एक्शंस लोगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम सक्सेस पे फोकस्ड है, एकेडमिक सक्सेस पे, और हम लाइफ की सक्सेस। तो हेलो मैम, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे हो आप मैम? हाय अनिका, हाय सफलता। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं और सुपर एक्साइटेड है आज इस पॉडकास्ट के लिए आपके साथ। मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं सपना मैम, जो कि टॉप 100 ग्लोबल एक्सपर्ट इन एजुकेशन इम्पैक्ट में रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। एंड इतना ही नहीं, मैम को 35th वर्ल्ड एजुकेशन समिट दुबई में अवार्ड मिल चुका है एज ए एजुकेशन इम्पैक्ट लीडर। एंड मैम चाइल्ड एंड पेरेंट साइकोलॉजी, ऑल्सो ह्यूमन पोटेंशियल में भी एक्सपर्ट हैं। तो आइए मैम से जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऑडियंस एंड हम दोनों ही एक्साइटेड हैं आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू अनिका फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए। जो अनिका ने कहा वो सब सच है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मैं एक हार्डकोर एजुकेटर हूँ, और मुझे मेरी लाइफ में टीचर्स, पेरेंट्स और एजुकेटर्स को एजुकेट करने से ज़्यादा मज़ा आज तक कोई और काम करने में नहीं आया। इसलिए मैं पूरी लाइफ इसी को डेडिकेट की है, और आगे भी मैं यही करना चाहती हूँ। थैंक वाओ! यू। आपका इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल है, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जैसे कि हम दोनों को ही पता है कि आपको 15 सालों का एक्सपीरियंस है इन कॉर्पोरेट फील्ड। कॉर्पोरेट फील्ड में 15 सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपने कब डिसाइड किया कि आपको एजुकेशनल वाली फील्ड में जाना है, वहाँ पे इम्पैक्ट डालना है? आपने कैसे डिसाइड किया? एजुकेशन में मैं हमेशा से ही रही हूँ, और मेरा जो कॉर्पोरेट करियर रहा है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही रहा है हमेशा। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड मेरे लिए नया है, बट हाँ, अब मैं अपनी खुद की कंपनी बिल्ड कर रही हूँ, उसमें थोड़ा मकसद डिफरेंट है। तो अगर मैं बताऊँ तो ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं है जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया। ये एक रिपीटेड पैटर्न है जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, और जिसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, और ये काफ़ी हार्ड डिसीजन है। तो इसको आसानी से समझने के लिए मुझे लगता है ऑडियंस को पहले मेरी खुद की स्टोरी समझनी चाहिए, थोड़ी-सी। तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं एकेडमिकली तो बहुत अच्छी थी। मैं कह सकती हूँ कि मैं अच्छी थी एकेडमिकली, एक्सीलेंस एकेडमिक एक्सीलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं फिर भी एट द टिल द एज ऑफ 25 और 26 आप लोग कह सकते हो, मैं एक एवरेज या मीडियोकर अचीवर थी। और उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि मैंने अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स हमेशा दूसरों को दे रखे थे। तो मैं एक जो सोसाइटल फिट गुड गर्ल होती है ना, उसकी इमेज को कभी ब्रेक नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा बच्चा बन के रहना है हमेशा। तो मेरा करियर कैसा होगा, मेरी लाइफ़ कैसी होगी, मैं कहाँ पे रहूँगी, कैसे फाइनेंसेस मैनेज करूँगी, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, कुछ भी कैसा होगा, मैंने खुद से कभी कोई डिसीज़न ही नहीं लिया। क्योंकि मैं अपने आप में बहुत फ़ियर फ़ील करती थी। मुझे लगता था आई एम नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीज़न्स इन माय लाइफ़, और मुझे लगता था कि मैं शायद सही से डिसीज़न्स लेने के इनकेपेबल हूँ। मैं ऐसी अंडर कॉन्फिडेंट और शाय थी कि मुझे लगता था मैं कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, स्टेज पे जाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मैं अपने आइडियाज़ और थॉट्स भी शेयर नहीं करती थी, ये सोच के कि यार ये तो सबको पता होगा। या मैं अपने लुक्स को लेके भी कॉन्शियस रहती थी, या अपने कॉन्फिडेंस को लेके बहुत कॉन्शियस रहती थी। मुझे लगता था कि मुझसे अच्छा तो यही बोल लेगा, या मुझसे अच्छा वो ही बोल लेगी। तो इसलिए मैंने कभी अपने आप को सेल्फ ट्रायल ज़ोन में भी नहीं डाला। तो मैंने जब रियलाइज़ किया, तो आफ्टर दैट एज ऑफ 25 और 26 सडनली आई फॉल इन लव विद न्यूरोसाइंस, चाइल्ड एंड ह्यूमन साइकोलॉजी।
समहाउ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने खुद पढ़ा उसको तो मैंने किसी को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रही थी उस समय में, बट खुद को सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे इतना मज़ा आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जर्नी पूरी चेंज हो गई। सेल्फ अवेयरनेस आई, फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आई, फिर डिसीजन मेकिंग आई और फिर लाइफ अनस्टॉपेबल हो गई। तो ऐसी ये जर्नी रही है, तो उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैंने ये पैटर्न कॉर्पोरेट्स में भी देखा। मैं डायरेक्टर लेवल पे जब काम कर रही थी, तब भी मैंने देखा कि जो एंट्री डोर होता है ना, उसके लिए आप कॉलेज पूछते हो, मार्क्स पूछते हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया वो पूछते हो। लेकिन जब आप एक बार उस सिचुएशन में आ जाते हो, तो एग्ज़ाम या डिग्री या रैंक उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप डेली लाइफ़ के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, आप प्रेशर हैंडलिंग में कैसे हो, आप कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में कैसे हो, आप टीम कोलैबोरेशन में कैसे हो, आपका रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, क्लैरिटी कितनी है आपको, क्लैरिटी इज़ द की। तो वो सब मैंने देखा कि यार इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, इंडिया में 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, स्कूल, कॉलेज और करियर, ठीक है? स्कूल जो है वो मार्क्स की बात करता है, कॉलेज डिग्री की बात करता है और करियर जो है वो एम्प्लॉयमेंट मतलब वो आपको परफॉर्मेंस की बात करता है। और लाइफ जो है ना, वो इन तीनों की ही बात नहीं करती, वो कुछ अलग ही बात करती है। तो मैंने ये देखा कि ये जो एकेडमिक सक्सेस की जर्नी है, इसमें कुछ और भी चाहिए हमें, ताकि हम लाइफ सक्सेस की जर्नी तक पहुंच सकें। तो वो जो मिसिंग एलिमेंट था, मिसिंग पीस था, वो इमोशनल स्ट्रेंथ का था। जब मैंने अपने आप को, खुद को जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, दुनिया को जानना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की जो जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी, आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझ में कितना पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटीज़ है मेरी और मैं कितना एक्सेल कर सकती हूँ। तब जब आपको खुद की अपनी पोटेंशियल का एहसास हो जाता है, तो फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो, क्योंकि सिचुएशंस आपको तोड़ नहीं सकती। इसीलिए पीक पोटेंशियल एकेडमी का मिशन सिर्फ ये है कि सारे इंस्टीट्यूट्स जहाँ एकेडमिक सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीक पोटेंशियल एकेडमी लाइफ सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रही वाओ! वाओ! मतलब कितना ब्यूटीफुल आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। मैं भी खुद आपसे अब इंस्पायर हो चुकी हूँ कि लाइक जहाँ जो लड़की जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करना तक नहीं आता था, आज वो पॉडकास्ट में बैठी है और अपनी जर्नी शेयर कर रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल आपने शेयर किया। तो सच में मैं इसमें कहना चाहूँगी ऑडियंस को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आपको। हमेशा अपने ऊपर बिलीव करो और आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल क्या एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एवरी फील्ड में हम देखेंगे जॉब हो या कॉर्पोरेट हो सब जगह। तो एआई के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में टीनेजर्स को आप क्या सिखाना चाहोगे ताकि वो फ्यूचर में उससे रिलेवेंट रहे? टीनेजर्स को मैं सबसे पहले तो ये सिखाना चाहूँगी कि बच्चों, सबसे पहले तो डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने नहीं है। ये मतलब एआई जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि एआई आ गया है, अब सब जॉबलेस हो जाएँगे। आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, वो करेंगे क्या? सब एआई हो जाएगा, सब ऑटोमेशन हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होने वाला। आज से 20 साल पहले भी एक वेव आई थी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया में। तब भी सबको ये डर लगा था कि यार कंप्यूटर आ गया है तो अब सबकी जॉब चली जाएगी, सब जॉबलेस हो जाएँगे, सबके पास कुछ काम नहीं रहेगा। तो प्लीज़ पहला स्टेप तो यही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि क्या सीखना चाहिए टू स्टे रेलेवेंट इन द सिस्टम, सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी हाउ टू थिंक, व्हिच इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि अभी एआई से आप सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हो, 1 सेकंड में या 2-3 मिनट में वो आपको सारा 50 पेज का ज्ञान दे देगा। लेकिन आपको क्रिएटिव थिंकर बनना पड़ेगा उस केस में, कि आप उस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्चुअल कर सको, समझ सको मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, डिसीजन मेकिंग कर सको। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एडैप्टेबिलिटी, सेकंड पॉइंट होगा एडैप्टेबिलिटी। एडैप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो हर दिन नई टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स आते जाएँगे, तो आपको उसके साथ चलना है, उससे दूर नहीं रहना, उससे आप कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। वो हमारा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, स्पीड में आप ह्यूमन्स कभी उससे जीत नहीं सकते और हम कभी जीत नहीं सकते, तो कॉम्पिटिशन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उसको कंबाइन करना है। सो ह्यूमन स्किल्स को एआई के साथ कंबाइन करके आप पोटेंशियल मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो एडैप्टेबिलिटी हमारे अंदर लानी चाहिए, हमें नई-नई जो भी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स हो रहे हो, उसको सीखो, स्किल्स को डेवलप करो। और तीसरी चीज़ जो हमेशा रेलेवेंट रहेगी, चाहे दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, वो है पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। आपके आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस करना, लोगों से कोलैबोरेट करना, बातचीत करना, क्लैरिटी ड्राइव करना खुद में भी और दूसरों में भी, वो हमेशा रेलेवेंट रहने वाला है। तो ये 3 चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल।
जैसे आपने मेंशन किया कि एआई से कॉम्पिटिट मत करो, उनसे लड़ो मत, आपको एआई को अपना पावर बनाना है, उसे अपने चीज़ों में इंक्लूड करो एंड जितना ज़्यादा आप उसे इंक्लूड करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें है कि आपका रिज़ल्ट इंक्रीज़ होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपने बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया। थैंक यू। तो जैसे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आपकी अब आप मुझे बता सकते हो कि लाइक 2026 में रियल सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि क्या होता है कि सक्सेस की डेफिनेशन पहले लोग सोचते थे कि स्टेटस है, बिग जॉब मिल जाए, पैसे मिल जाए, ये सिर्फ सब चीज़ें होती थी सक्सेस की डेफिनेशन। बट अब एक्चुअल में क्या है वो अगर आप शेयर कर पाओ ऑडियंस के लिए? I think thank you, Safalta, for asking this. Is a very, very insightful and very beautiful question that I would like to throw insight on. तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस जो है ना, वो दो तरह की सक्सेस होती है, मतलब उसके दो डायमेंशंस हैं। एक एक्सटर्नल सक्सेस और एक इंटरनल सक्सेस। एक्सटर्नल सक्सेस में क्या आता है? आपके मार्क्स, आपके नंबर, आपकी डिग्री, आपका पैसा, जो दुनिया को दिख रहा है, आपकी करियर, आप कौन-सी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? वो सब एक्सटर्नल सक्सेस है। इंटरनल सक्सेस में क्या है? आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी, आपकी हेल्थ, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी वेलनेस, मेंटल वेलनेस, फिज़िकल वेलनेस, है ना? और आपका पर्पस। पर्पस तो बहुत ही नेक्स्ट लेयर चीज़ हो गई, जिसको सब समझ आ जाता है, फिर वो लास्ट में पर्पस शायद समझ पाता है कि ये लाइफ जो मिली है, ये एक किसी पर्पस के लिए जीनी चाहिए। पर्पसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो, ठीक है? सुबह शाम मतलब जाके आके नौकरी की, आ गए सो गए, आ गए सो गए, रिपीटेड लूप है। लेकिन उससे बड़ा भी आप सेम रूटीन में क्या कर सकते हो, वो पर्पस है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सक्सेस जो है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डायमेंशंस है उसके। और रही बात लोगों के समझने की, तो ये बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल होती है। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए होना, 4 करोड़ या 10 करोड़ रुपए होना। किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि भई फिटनेस इतना लेवल पे होना। तो बहुत सारी कॉन्टेक्सचुअल डेफिनिशन है। पर मैं बच्चों को बताऊँगी कि आप सक्सेस दूसरों के लिए तो बन ही रहे हो, सोसाइटी को दिखाने के लिए, या हाँ, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतनी जॉब करानी है, इतनी डिग्री कमानी है। बट प्लीज़ इंटरनल सेल्फ रियलाइज़ेशंस भी लाओ। इंटरनल सक्सेस के बारे में जो मैंने बताया, उस पे भी थोड़ा ध्यान दो। जी, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को जितनी नाइसली आपने एक्सप्लेन किया शायद ही कोई कर पाया। जिस तरह आपने 2 डायमेंशन बताए इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये बहुत ही वेरी इम्प्रेसिव लगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ऑडियंस को मुझे लगता है कि अब नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना चाहिए। ये आप इतने अमेजिंग आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हो कि नोट डाउन करने चाहिए और अपनी लाइफ में सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो मैम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स लाइफ में देखे, आपने टीच किए हैं, तो आपने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि सेम आईक्यू लेवल होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स तो ग्रो कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? स्पेसिफिक कुछ रीज़न होता है? हाँ, बहुत बड़ा रीज़न होता है इसके पीछे। हुँ, देखो आईक्यू जो है, वो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम किसी का कितना बढ़ा सकते हैं। हुँ, लेकिन एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ट्रेनेबल है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू जिसको हम बोलने लगे आजकल। हुँ, आजकल इसकी बहुत बात हो रही है, इमोशनल रिज़िलियंस की बहुत बात हो रही है। एंड उसका रीज़न भी है, क्योंकि डेटा और फैक्ट्स ही कहते हैं, जितने भी आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखोगे, सब में एक कंसर्न बहुत हाइलाइट हुआ है कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, प्रेशर, फ़ियर, ये सब आगे चल के और बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, इमोशनल ह्यूमन कनेक्शंस कहीं न कहीं लूज़ होते जा रहे हैं। पेरेंट्स का भी ये प्रॉब्लम है कि वो दोनों वर्किंग है, तो वो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो ह्यूमन कनेक्शन या बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। तो देखो, आईक्यू की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस या रेज़िलियंस डेवलप करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर मैं ऑडियंस को सिंपल भाषा में समझाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि लाइफ़ में कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी, अगर आप ईक्यू डेवलप हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होने वाला। बट इसका सिंपल मतलब ये है, हाउ यू मैनेज द एडवर्स सिचुएशंस इन लाइफ़। मतलब लाइफ़ में जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, तो आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करोगे, और क्या पॉजिटिव एक्शंस लोगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, उसको ओवरकम करके कैसे बाहर निकलोगे, वो है इमोशनल रिज़िलियंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ एकदम लीनियर हो जाएगी, सब बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा, सब खुशहाल होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लाइफ टफ है, थी और रहेगी। बट हम बात कर रहे हैं कि आपको ट्रेन होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि टफ सिचुएशंस को डील कैसे करना है। और ये
नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा कि टफ सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं, है ना? तो जो डिफरेंस है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो प्रेशर में टूट जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में ही ग्रो करते हैं, है ना? कुछ होते हैं जो फीडबैक को आइडेंटिटी मान लेते हैं कि अगर किसी के काम को कुछ भी बोल दो तो वो मेरा मतलब मैं वो अपने आप को ले लेते हैं, वो पर्सनलाइज ले लेते हैं, बल्कि वो तो काम को फीडबैक दिया। और कुछ बच्चे उसी को फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में चेंज कर देते हैं, है ना? जैसे अगर मैं छोटी सी स्टोरी से रिलेट करूँ, मैं अपने आपको अगर याद करती हूँ तो क्लास 9 में जैसे मैंने जब स्कूल चेंज किया था तो आई कुड नॉट स्कोर वेल इन मैथ्स, है ना? तो मैं मैथ्स में स्कोर किया, फेल ही हो गई थी मैं, मतलब ठीक है। तो पीटीएम में जब पापा गए थे तो टीचर ने पापा को बोला था कि देख लो मतलब इनका मैथ्स तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वो चीज़ मुझे बहुत हिट कर गई थी मेंटली, और मुझे लगा था कि यार ऐसा भी क्या है मैथ्स में जो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने इस चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली लिया, और 10th आते-आते मतलब आई वाज़ थर्ड टॉपर इन स्कूल। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ ऑडियंस को तो मेरी सारी पढ़ाई मैथ्स में ही हुई है। मेरी ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल साइंस में हुई, फिर मैथ्स मास्टर्स मैंने मैथमेटिक्स में किया, फिर एमफिल किया मैथमेटिक्स में। मेरी रिसर्च भी हाउ चिल्ड्रन लर्न बेटर भी मैथ्स और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सब मैंने सब मैथ्स में ही किया बाद में। जो मैथ्स मुझे ये कहा गया था कि नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत अच्छे से हो गया, और मैंने पूरी लाइफ अपना डेटा और इक्वेशंस में ही बिताई है। सो दैट्स द पावर ऑफ फीडबैक कि आपने फीडबैक को कितना पॉजिटिवली लिया और खुद पर वर्क किया। जी, जब भी फीडबैक दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक्स और रीज़न्स होते हैं, तो उसे हमें कामनेस के साथ समझना चाहिए। तो जो डिफ़रेंस है अनिका, जो मैं आपको बता रही थी वो यही है कि इमोशनली रिज़िलिएंट जो बच्चे होते हैं वो बहुत डिफरेंटली हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, और जब वो एडल्ट बन के प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तब भी आप देखो प्रोफ़ेशन में जब आप जाओगे ना, किसी भी प्रोफ़ेशन में हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती ही रहेंगी। आपने सब कुछ प्लान किया है पर फिर भी कुछ ना कुछ लास्ट मिनट चेंजेस हो जाएँगे, कुछ हसल्स हो जाएँगे, कोई लाइट नहीं काम कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसी की डिलीवरी थी, डिस्पैच नहीं हुई, बुक्स पहुँची नहीं, बच्चों तक नहीं पहुँची, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम करने जाते हो आप देखो आज तक नीट के भी पेपर, मतलब कुछ भी हो जाता है। तो अनसर्टेन सिचुएशंस हमेशा आती रहेंगी, बट हमें बच्चों को ट्रेन करना है कि उनको कैसे नेविगेट करें और कैसे उनको पॉजिटिवली एक्ट करके सेल थ्रू कर जाएँ और लाइफ में कुछ बेटर और पॉजिटिव आगे बढ़ने की सोचें। बिल्कुल, हमें ये नहीं पता है कि लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने क्या हो वाला है, जाएगा? हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट हम बच्चों में से ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करें टफ सिचुएशंस पर, कैसे हैंडल करें सिचुएशंस को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सारी क्वेश्चन आपने इतने ब्यूटीफुल मतलब एक्सप्लेन किए, तो मुझे तो लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी, हर किसी के लिए। तो जैसे आपने मेंशन किया था स्टार्टिंग कि आप पीक पोटेंशियल एकेडमी की फाउंडर है। तो ये जो आपका बिज़नेस है, ये अलग जो डिफरेंट कोचिंग बिज़नेसेस है लाइक दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है, उनसे कैसे डिफरेंट है? आप वो एक्सप्लेन करो, पेरेंट्स को बताओगे कि पेरेंट्स को इससे क्या आउटपुट मिलने वाला है अगर भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए भी। तो देखो, बाकी की जो कोचिंग्स हैं या सेंटर्स हैं, वो एक्सटर्नल किसी न किसी एग्ज़ाम, एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, और वो एकेडमिक सक्सेस से ओरिएंटेड है ज़्यादातर, ठीक है? और हम इंटरनल तैयारी करा रहे हैं, और हम लाइफ़ की सक्सेस से रिलेटेड है। तो बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम सक्सेस पे फ़ोकस्ड हैं, एकेडमिक सक्सेस पे, और हम लाइफ़ की सक्सेस पे। और हमारा डिफरेंशिएटर यही है कि हम एक्सटर्नल चीज़ों पे तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम इंट्रिंसिक जो इंटरनल सेल्फ है, जो आपकी जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ डिस्कवरी की, है ना? इमोशनल रेज़िलियंस की, और आप कैसे फीडबैक्स को पॉज़िटिवली लोगे, कैसे आप सेटबैक्स को कमबैक्स में ट्रांसफ़ॉर्म करोगे, हम उसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम न्यूरोसाइंस, चाइल्ड पेरेंट साइकोलॉजी के जो इनसाइट्स हैं, उनको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स में। हम थ्योरी या लेक्चर्स पे नहीं करते हैं काम। हमारे सारा ही प्रोग्राम एक्शन ओरिएंटेड है, जहाँ बच्चे 80% काम करते हैं और हम सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे एज़ अ ट्रेनर, ताकि बच्चों को रियल सिचुएशन में डाला जाए। इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को कि जैसे जो फॉरेन की टॉप शॉट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड की बात करें, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है और हमारे यहाँ पढ़ाई कैसे होती है देखो।
वहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें क्या डिफरेंस है, वो अगर केस स्टडी बेसिस पढ़ाई करते हैं, टीचर ने आपको केस स्टडी दी, सफलता ने पढ़ी, अनिका ने पढ़ी, सपना ने पढ़ी, हम तीनों घर गए, हमने पढ़ी। अब तीनों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है उसको लेके, हमने डिफरेंट तरीके से की होगी, हमारे बैकड्रॉप्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब जब हम क्लास में जाते हैं तो टीचर जब सवाल पूछता है तो उसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है, बट तीनों के आंसर्स में डेप्थ होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो उससे क्या हुआ, ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप हुई बच्चे की, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सोचना। अब हमारे आंसर्स क्या हैं, हमारे आंसर्स पहले से ही टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, वही सेम आंसर याद करने हैं, वही पेपर में आने वाले हैं और वही हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो हम 99 ले आएंगे। तो मैं मार्क्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एकेडमिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैं उसको क्लब कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ लर्निंग में, ताकि हम लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर पाएँ, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। ये डिफ़रेंस है। तो ताकि हम जैसे बाहर के मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे बहुत फ़ोकस करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हम यही करते हैं कि हम एक्शनेबल स्टेप्स में उसको ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है ताकि बच्चा ज़्यादा काम करे, उसको पुट टुगेदर करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, ताकि उसको शुरू से आदत पड़ जाए। वो एडल्टहुड में जाके जैसे हम लोग स्टम्प हो गए थे एकदम से, भई ये क्या हो रहा है? ये मतलब जॉब में ये सब क्या पूछ रहे हैं? ये तो कभी बताया नहीं, ये तो सीखा ही नहीं है हमने। तो वो सिचुएशन ना आए, हमने जितनी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं, वो थोड़ा मैं आसान कर पाऊँ बच्चों के लिए। बिल्कुल, आजकल की बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक भी यही होती है कि बच्चे को हम बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर पे रखते हैं कि हुँ। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए, हम सब कुछ उसके लिए अरेंज कर देते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देते। तो इससे क्या होता है, बच्चा वीक बनता है। हमने बाहर से नहीं दिखला एक्सटर्नल, बट वो इंटरनल वीक बन रहा है कहीं न कहीं। तो ये आपकी ट्रेनिंग की मुझे ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बहुत प्लस पॉइंट लगा कि आप जस्ट मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहे हो, आप लाइफ के लिए प्रिपेयर करा रहे हो स्टूडेंट्स को। तो उन्हें अभी लगेगा कि वे आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर जब लाइफ में उनके स्ट्रगल्स आएँगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, वे जो उन्हें जॉब मिले ना मिले, बट मेरे को ये चीज़ कन्फर्म है कि वो लाइफ में बहुत अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल खुश रहेंगे एंड में खुद के साथ, सेल्फ के साथ। आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया बहुत ही ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल है। एक लाइन बताती हूँ आप लोगों को जो हमेशा याद रह जाएगी, शायद मुझे भी याद रह गई, कि अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो, तो उसके हाथ में सारी लग्ज़री और सारी सुख-सुविधाएँ ला के रख दो, वो हो जाएगा बर्बाद। लाइक इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं ज़रूरत है कि नहीं ये है। ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, ऑडियंस को भी समझ में आ चुका है कि कितना डेप्थ ये पॉडकास्ट होने हुआ है। लाइक हमने जितनी भी बातें की है वो कितनी ज़्यादा डेप्थ थी। ये लाइन कंसाइज़ कर देती है पूरा पॉडकास्ट। काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बात की पेरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है कि आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या एक लाइन ऐसी बोलना चाहोगे जो वो अपनी लाइफ में याद रखें, उनकी लाइफ में ऐड ऑन होनी ही चाहिए? देखो, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अ, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि हज़ारों बच्चों के साथ मैं सेशंस कर चुकी हूँ, पेरेंट्स के साथ सेशंस कर चुकी हूँ। लेकिन एक लाइन अगर मुझे बोलनी हो तो मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स और बच्चे, यार आपस में दोस्ती कर लो, फ्रेंड्स बन जाओ। और मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक 3 पॉइंटर्स बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स, पहली चीज़, आप रिस्पेक्टफुल रहो लाइफ में। चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन अराउंड यू। ये आपको कोई डिग्री नहीं सिखाएगी, हो सकता है मुझे पता नहीं कितनी मॉरल एजुकेशन की किताब आपने पढ़ी है या सीखी है, बट प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। सेकंड, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। प्लीज़ उनको सप्रेस मत होने दो। वेंट आउट करो, डिस्कस करो, ओपन कॉन्वर्सेशंस करो अपने पेरेंट्स के साथ में। बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझे तीसरी चीज़ मैं बता देती हूँ पहले, कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी।
अभी जो हमने लाइन बोली कि हमने हमें कहा कि बहुत अच्छी लाइन है, तो आजकल अगर बच्चा 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा सारे फ़ोन की फ़ंक्शनैलिटी बिना बताए समझ सकता है, तो वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी सीख सकता है। बट हम एज़ ए पेरेंट इतना रेज़िस्ट करते हैं ना अपने डिसीज़न्स उन पे डालने के लिए कि हमें लगता है नहीं-नहीं बहुत छोटा है, ये नहीं कर पाएगा, ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ये खराब कर देगा, ये करने दो खराब, इट्स ओके। बट प्लीज़ उसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक्सपीरियंस करने दो। द लाइफ विल बी वेरी, वेरी डिफरेंट। लाइकवाइज़ मैं पेरेंट्स के लिए भी 3 चीज़ें बोलती हूँ, बहुत रिक्वेस्टिंग वे में बोल रही हूँ यहाँ से क्योंकि ये बहुत अच्छा मीडियम है जिससे बहुत सारे लोग शायद ये बात सुन पाएँगे मेरी कि सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स कि आपके बच्चे आपके अधूरे सपने पूरे करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। सो प्लीज़ अपने अनफिल्ड ड्रीम्स उन पे फ़ोर्स करना, पुश करना बंद करो। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, मैं हमेशा से एविएशन में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैसिनेटेड फ़ील करती थी। मतलब मुझे हमेशा से पायलट को देख के लगता है कि मैं ही चला दूँ जहाज़ तो। हमेशा से मुझे ऐसा लगता था एंड आई वांटेड टू बी लाइक दैट बट कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस या अवेयरनेस या जो भी कह लो वो सब नहीं हुआ। तो मैं अपनी डॉटर को हमेशा से ये सोचती थी कि यार मेरी डॉटर पायलट ही बने। तो मैं चाहती थी कि वो फिज़िक्स बहुत अच्छी पढ़े, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ मुझे कि नहीं, दिस इज़ नॉट ओके। अब ऐसे ही मेरा अपना सपना था आईआईएम जाके पढ़ने का, लेकिन जब मैंने कॉलेज पास किया तो कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, कुछ और सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वज़ह से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने फिर वही किया जो एक नॉर्मल पेरेंट करता है। मैंने ये इमेज बना ली दिमाग में और ये ड्रीम करने लगी, सोचने लगी कि हाँ, मेरी डॉटर गई है आईआईएम्स में, उसको कॉन्वोकेशन में बैठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, उसको मैं ले रही हूँ, मैं ये देन आई रियलाइज़्ड जब मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ ना 3-4 साल पहले कि यार कितना गलत है ये। फिर मैंने 2023 में खुद आईएम कोर्स में अपने आप को एनरोल किया, खुद वो डिग्री ली और वो मेरा कॉन्वोकेशन अटेंड करने गई। आप समझ रहे हो? ये है पावर ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अपने सपने उस पे मत डालो। अगर अभी भी एज बाकी है तो खुद पूरे कर लो, नहीं एज बाकी है तो उनको भूल जाओ। अपने बच्चों को नए सपने जीने दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि प्लीज़ शाउटिंग एंड स्कोल्डिंग बंद करो। अब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं चल सकती, कंट्रोल्ड पेरेंटिंग नहीं चल सकती। प्लीज़ उनको थोड़ा-सा कंड्यूसिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट दो ताकि वो आपके साथ खुल के एक्सप्रेस कर पाएँ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने इंटरेस्ट शेयर कर पाएँ। क्योंकि आजकल पैसा कमाने के सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर के प्रोफ़ेशंस नहीं हैं, दुनिया भर के तमाम प्रोफ़ेशंस हैं जिसमें आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका बच्चा आपकी सपोर्ट चाहता है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए वहाँ पे। ठीक है? और तीसरी चीज़ वही है अगेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप बच्चे के साथ ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करिए। कोई भी आप एक छोटी-सी चीज़ भी कर सकते हो ना यार आपकी दिन में 15 मिनट का टाइम डिसाइड कर लो कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा, कोई फ़ोन नहीं देखेगा जैसे बिग बॉस में होता है ना सारी चीज़ें एक जगह जमा कर दो और 15 मिनट सिर्फ़ हम ओपन टेबल कन्वर्सेशन करेंगे। सिर्फ 15 मिनट और हम ये बात करेंगे दिन भर में क्या हुआ, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है, क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं या क्या खुशी की बात हो रही है, किससे दोस्ती हो रही है। तो आई थिंक ये छोटे-छोटे से जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं ना, ये सब आता साइंस से ही है, ये सब थ्योरी से ही आ रहा है। लेकिन ये इतने स्मॉल स्टेप्स हैं कि हम सब ईज़िली ले सकते हैं, बट हम लेते नहीं हैं। फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे पास बैठता नहीं है, कमरे में लॉक हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें भी एफर्ट करने पड़ेंगे। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है ये चीज़ कि प्लीज़ फ्रेंड बन जाओ, दोस्त बन जाओ। हाँ, ये बहुत आपने नाइस पॉइंट आउट किया कि फ्रेंड्स बन जाना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को। लाइक ये भी पहले वाला एरा नहीं है जहाँ पे क्या होता था पेरेंट्स से बच्चे डरते थे। पेरेंट्स आ गए हैं तो वो डर के भाग जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई है, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। जैसे आप हो, आप ये सारी चीज़ों से अवेयर करा रहे हो ऑडियंस को, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। हमारा पॉडकास्ट से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सच में हर एक क्वेश्चन से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमने आपको क्यों इस पॉडकास्ट में बुलाया। आपने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर दिए ना कि हर एक किसी को समझ में आ रहा होगा कि क्या-क्या चीज़ें भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्या उन्हें लाइफ में करना चाहिए, क्या उनके लाइफ में नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड हम आपको विश करेंगे कि आपकी जो अकेडमी है वो और भी ऊँचाई तक छुए।
Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. It was wonderful time with you, Safalta and Anika. Thank you so तो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लिसनिंग सिसकास्ट। तो आज का सुपर अमेजिंग पॉडकास्ट विद सपना मैम डन हो गया है। मैम ने बहुत ही अमेजिंग आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। मैम की पीक पोटेंशियल एकेडमी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैम हेल्प करती है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को। तो डेफिनेटली चेकआउट दैट। ऑल्सो मैम की सोशल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना मत भूलना।